हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का साइंस चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। इन्होंने ये कहा कि मैटर जो रहता है वो स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से डिवाइडेड होता है, और जब एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे हम लोग उसका फर्दर डिवीज़न नहीं पॉसिबल नहीं है, और उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा। तो परमाणु सबसे पहले किसने कहा था? महर्षि कन्नड़ ने कहा था। एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे पकुदा कट्यामा। इन्होंने ये कहा कि ये जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है तब ये मैटर का फॉर्मेशन करता है। यानी पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तब ये क्या देंगे? मैटर देते हैं। 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने ये जानना चाहा कि एलिमेंट और कंपाउंड का बीच का डिफरेंसेस क्या है और क्या होता है, और ये एलिमेंट जो है कैसे कंबाइन करते हैं और क्यों करते हैं, और जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या देते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है। एंटोनी एल लेवोसियर ने केमिकल साइंसेस का फाउंडेशन किया और ये 2 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन का। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. There are 2 important laws of chemical combination which is given by Lavoisier and Joseph L. Proust. 2 इम्पॉर्टेंट लॉज था। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस और दूसरा था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस में क्या है कि मासेस जो है नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि मास जो रहता है केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता है। जितना अमाउंट ऑफ मास आपका रिएक्टेंट में रहता है उतना ही अमाउंट ऑफ मास क्या रहेगा आपका प्रोडक्ट में होता है। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सेकेंड लॉज इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को हम लोग लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। और इस लॉ में दिस लॉ वाज गिवन बाय प्रोस्ट। प्रोस्ट ने इस लॉ को दिया था और इन्होंने ये कहा कि केमिकल सब्सटेंस इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट रहेगा, तभी वो प्रोडक्ट देगा। जैसे कि जितना कार्बन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहता है अगर वो रिएक्ट करता है वाटर में तो एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा और एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, तभी क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी मैटर है ना, आइदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब इसका पोस्टुलेशन क्या है? तो पहला ये है कि जितने भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम लोग एटम कहते हैं, और यही एटम जो रहता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। पहला पॉइंट क्या है कि एलिमेंट मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ से फॉर्मेशन होता है, बनता है, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं, और यही एटम जो रहता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे। ये एटम। सेकेंड पॉइंट ये है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये इनडिविजिबल है, जिसको हम लोग नाइदर क्रिएट करते हैं नाइदर डिस्ट्रॉयड करते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में वो नाइदर वो क्रिएट होता है नाइदर वो डिस्ट्रॉयड होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एटम जो रहता है गिवन किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी एक एलिमेंट का उसका एटॉमिक, उसका मासेस, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। जैसे ऑक्सीजन एटम है एलिमेंट का, एटम एलिमेंट ऑक्सीजन का, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका मासेस क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। और डिफरेंट एलिमेंट का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर सोडियम बात करते हैं तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और जो मासेस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और क्लोरीन एटम का जो मासेस रहेगा और जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा ये दोनों का डिफरेंट रहता है।
ठीक है। और किसी भी कंपाउंड में जो एटम जो रहता है वो कंबाइन करता है तो एक स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करेगा, तब वो क्या देगा, कंपाउंड्स देता है। एक रेशियो में एक रेशियो में वो कंबाइंड होता है। रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। नंबर और काइंड्स ऑफ एटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा एक गिवन कंपाउंड में, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटम। जैसे कि हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़े कि जितने भी मैटर है, अदर एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एटम। यानी एटम क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहते हैं। तो एटम को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर है। क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर कॉल्ड एटम्स। हाउ बिग आर एटम्स, ये एटम्स कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं हम लोग नैनोमीटर में। 1⁻10 मीटर को जब हम लोग, मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है और 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। इस टेबल में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट का एटम दिया हुआ है और उसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना है, 10⁻−10 मीटर है। और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एटॉमिक रेडियस क्या है, 10⁻−9 है कि 10 है। और मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कितना है, 10⁻−8 है। अब ये क्या है ना कि एटम्स का एक सिम्बोल्स होता है जिसका हम लोग उसके उस एलिमेंट का फर्स्ट जो लेटर होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया तो इसका एटम को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे और वैसे ही कार्बन एलिमेंट हो गया तो इसके एटम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही यहाँ टेबल में क्या दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट दिया हुआ है और उसका सिम्बॉल दिया हुआ है। जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बेरियम है तो बेरियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और बोरोन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, एलिमेंट का जो फर्स्ट नेम होता है हम लोग उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका सिंबल को हम लोग उसका फर्स्ट लेटर से हम लोग फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट का नेम से हम लोग उसको सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स ने दिया था। इन्होंने ये कहा कि एटॉमिक मास को टोटल नंबर ऑफ मैटर जो कंटेंट होता है इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम में जितना अमाउंट ऑफ मैटर रहता है उसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास से और एक टर्म्स आता है एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास यूनिट जो रहता है ये इक्वल टू रहता है आपका 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी हम लोग कह सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का एक एटम का जितना मास रहेगा उससे हम लोग इंटू करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस रहता है ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही हम लोग फाइंड आउट के रिलेटिव में ही हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ये एटम्स जो है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम जो है ये इन्वायरमेंट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे एटम, कुछ एटम जो है वो तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एटम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ आयन एग्जिस्ट करेंगे या इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वो आयन और मॉलिक्यूल्स कब बनाता है देखते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका ऑक्टेट, जिसका ऑटोमोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके ऑटोमोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है या 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो उसका ऑटोमोस्ट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ऑटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है। अगर ऑटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा, डुप्टेट कहलाएगा। तो जिसके ऑटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है कंप्लीट हो जाता है और
वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, अब वो एटमॉस्फेयर में इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है? एटमॉस्फेयर में इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन ऐसे एटम जैसे कि सोडियम जो हो गया, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग का कितना है? 11 है। तो इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? एक एटम लूज कर देता है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2 और 8। ये अब ये स्टेबल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितना हो जाएगा? Na+ बन जाएगा। ये Na+ बन गया। तब इसको Na+ को हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये आयन कहेंगे। और Na क्या हो गया? ये सोडियम, ये आपका एटम हो गया। ठीक है, देखिए एटम और आयन का डिफरेंसेस क्या है कि एटम और आयन दोनों मेटल, एटम जो है ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, और आयन जो है ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का। लेकिन एटम जो है ये न्यूट्रल है, ठीक है, और आयन जो है अब ये चार्ज पार्टिकल बन गया। जैसे Na+, ये क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल बन गया। और Na क्या हो गया? ये आपका मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं Cl, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेता है तो ये क्या बन जाएगा? तो आपका इसका आउटरमोस्ट में कितना बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, जब अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तब ये क्या बन गया? Cl- बन गया। अब ये भी आयन हो गया। कैसा? ये क्या हो गया? आयन हो गया। अब देखिए ये Na+ और Na+ ये पॉजिटिव चार्जेस है, और Cl क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाता है? NaCl बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो रहता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। कि ये आपस में मिलके क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। और देखिए कैसे Na जो है सोडियम था, Na+ था, वो आयन था। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है कि चलो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके क्या बन जाते हैं? H2 बन जाते हैं। अब दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये अब ये स्टेबल हो गया, और ये क्या किसका फॉर्मेशन किया? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तब ये दूसरे एटम के साथ कि ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को इन लोग शेयर करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन लोग क्या करेगा? शेयर करेगा। और क्या करेगा? शेयर करके इन लोग O2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी ये सेम एलिमेंट से बना हुआ रहता है। यानी एक ही एलिमेंट का 2 या 2 एटम सब एक दूसरे से केमिकली कंबाइन करते हैं अट्रैक्ट बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे कि O2 है तो ये एक ही एलिमेंट का है ना, O2, और H2 है तो ये भी क्या है? एक ही एलिमेंट का है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे कि NaCl बोले तो ये क्या है? ये डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन किया तब ये क्या बनाया? आपका कंपाउंड बनाया। तो जब डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो रहता है एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट एलिमेंट का एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड होता है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड कहते हैं। और जब सेम एलिमेंट का एटम जो है एक दूसरे के साथ कंबाइंड करेगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एलिमेंट है। इसी तरह अमोनिया NH3 ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन और ऑक्सीजन है। तो क्या देख रहे हैं इन लोग, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। क्या कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, तब ये CO का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है। जैसे कि अब आयन, व्हाट इज एन आयन, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आयन क्या है। जैसे कि Na+ ये क्या था, आयन था, आयन था ना। और ये Cl क्या था, Cl- ये भी आयन था। तो एटम और आयन में क्या डिफरेंसेस है कि आपका एटम जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन आयन जो रहता है वो चार्ज पार्टिकल रहता है। एटम भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है और आयन भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है एटम में कि एटम जो रहता है वो क्या रहता है, एटम आपका न्यूट्रल रहता है, ठीक है। और ये जो आयन जो रहता है ये क्या रहता है, ये चार्ज पार्टिकल रहता है। जैसे कि अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है तो उसको हम लोग एनायन कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आयन है उसको हम लोग कैटायन कहते हैं। जैसे कि Na+ है, ठीक है, Na+, तो ये क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैटायन कहते हैं। और जैसे Cl- है तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। तभी NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो ये एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl बनाया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये माइनस, ये इसको हम लोग Na+ क्यों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें जैसे इसका एटॉमिक नंबर था 11, तो इसका नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो भी 11 है, और प्रोटॉन्स जो है वो भी 11 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है। तब जब सोडियम जो रहता है एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या किए, Na+ किए, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको Na+ किए, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग Cl- करते हैं तो Cl- क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 17 है, और प्रोटॉन्स कितना है, 17 है, प्रोटॉन 17 है, ठीक है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 18 हो गया। तो इस कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग Cl- करते हैं। इन द सेम वे जैसे कि Mag2+ लिखते हैं हम लोग ना, Mag2+ लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहता है ये 2 ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग इसको 2+ कहते हैं। लेकिन 1+ लिखे या प्लस लिखे ये सेम है, इसीलिए हम लोग सिर्फ Na+ लिखेंगे, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ इसको Na+ लिखेंगे, जिसको हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज भी आयन के मार्ग में भी हम लोग समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। देखिए, केमिकल फार्मूला लिखने का कुछ रूल्स होता है, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला। सबसे पहले कि उसका वैलेंसी और चार्जेस जो रहता है आयन का वो बैलेंस होना चाहिए। अगर मतलब किसी भी एटम का एलिमेंट का जो रहेगा उसका वैलेंसी और उसका चार्जेस पहले तो हम लोग बैलेंस करेंगे, और दूसरा ये है कि वो मेटल एंड नॉन मेटल कंटेंस करता है। जैसे कि Na जो है Cl, Na आपका मेटल है और Cl आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये एक मेटल कंटेंस करेगा, ये एक नॉन मेटल्स कंटेन कर रहा, तो मेटल हमेशा जो रहेगा वो आपका लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो नॉन मेटल्स जो रहेगा वो हमेशा राइट साइड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तीसरा रूल्स ये है कि अगर वो मतलब पॉली एटॉमिक आयन शो कर रहा तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर वो पॉली एटॉमिक आयन शो कर रहा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ MaGOH2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो OH2 को हम लोग कैसे लिखे, ब्रैकेट में लिखे, क्यों, क्योंकि वो पॉली एक से ज़्यादा वो आयंस को वो शो कर रहा है, इसलिए, ठीक है। Now our next topic is formula of simple compound. Formula of simple compound
देखिए हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड लिख रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो गया, क्लोराइड का वैलेंसी 1 हो गया। तो इसका जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो बस हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस कनेक्शन लिख देंगे, यानी हाइड्रोजन में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का वैलेंसी लगा देंगे, और क्लोरीन में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का वैलेंसी लगा देंगे। तो यहाँ दोनों का 1 1 था, इसीलिए HCl हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का देखें, ठीक है, तो मैग्नीशियम का चार्जेस कितना है, 2+ है, और क्लोरीन का चार्जेस कितना है, 1- है। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इसका MgCl, यानी क्लोरीन का हम लोग इसमें लिखेंगे चार्जेस, और इसमें Cl में किसका लिखेंगे, मैग्नीज का लिखेंगे, मैग्नीशियम का लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, MgCl2 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला कंपाउंड्स का लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या है, जैसे कि एटॉमिक मास था वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है। एटॉमिक मास में क्या था कि एक एटम में जितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट करता है उसको हम लोग, यानी जितना अमाउंट ऑफ मैटर या जितना अमाउंट ऑफ मास रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल में जितना एटम रहता है, अगर सारे एटम का मास को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो हाउ वी कैन डिफाइन दैट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जितने भी एटम्स है वो सारे, उसके सारे मासेस को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या मिल जाता है हम लोग को, मॉलिक्यूलर मासेस मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका आया जैसे कि एग्जाम्पल है हम लोग का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर का बोल रहा है, तो वाटर का कितना है आपका H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन के कितना होता है 16 होता है, 2 × 1 + 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 118। तो ये किसका निकल गया हम लोग का, वाटर का निकल गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला यूनिट मास। So formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound। मतलब किसी भी कंपाउंड में जो उसका फॉर्मूला यूनिट रहेगा, उसका जितने भी मास, एटम का मासेस रहता है, अगर उसको हम लोग ऐड कर देते हैं तब वो हम लोग को क्या देता है, फॉर्मूला यूनिट मासेस देता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का कितना रहेगा एटॉमिक मास 23 रहता है, तो 1 × 23 क्योंकि यहाँ 1 एटम प्रेजेंट है। और क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, मासेस 35.5 होता है नियर अबाउट, और इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1 है। तो जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना निकलता है 58.5 निकलता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉल कॉन्सेप्ट। देखिए मॉल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 मॉल जो रहता है ना वो एग्जैक्टली एक एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल रहता है, या तो इसको हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। और एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर के जो रहता है वो 6.022 वो क्या रहता है 6.022 × 10⁻23 इन नंबर रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग 1 मॉल भी कहेंगे, या तो इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, या तो इसको हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। वो अगर 1 मोल को अगर हम लोग ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट करना पड़े तो ये क्या हो जाएगा, जितना एवोगैड्रोस नंबर रहता है उतना ही इसका आपका ग्राम रहेगा। जैसे 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर रहता है, तो इसका ग्राम में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 ग्राम्स हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।